इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी सीटेट की क्लास है, सीटेट का जो पेपर होगा अब जो है वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को पूरा डिटेल से ऑफलाइन होगा। ठीक है, और ऑफलाइन के लिए आप लोगों को क्या है, जो आप लोगों को 2.5 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे 30 मिनट आपको क्या मिलता है, समय मिलता है, और 150 क्वेश्चन आप लोगों को करना रहता है। पता ही है सबको जो है। तो इसमें आपको क्या गोला भरने के लिए भी आएगा। ठीक है, 4 आपको क्या रहेंगे, गोले भी रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इस 2.5 घंटे में आपको 2 घंटे 15 मिनट में ही आपको क्या करना, पूरा सॉल्व कर देना। और पहले ही कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 2 घंटे में ही आप लोग कर लीजिएगा, 2 घंटे 10 मिनट में। ठीक, तो आप लोगों को टाइम भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर गोला फिल करने में अच्छे से फिल करिएगा। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन छूटे ना, जो है सबसे बड़ी बात ये है। कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अब हमारे चैनल पे भी तैयारी कंटिन्यू कर दी गई है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए, बताइए। धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान की दक्षता को, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता को, पढ़ाने की उत्सुकता। तो एक प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर धैर्य और दृढ़ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्लास में शरारत करेंगे तो आप उनको पीट देंगे या कुछ कर देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे के साथ अच्छे से पेश आना, उनको धैर्यपूर्वक क्या करना, समझाना, यही हमारा क्या होगा, एक टीचर का कर्तव्य होता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बड़ा है, ऑप्शन आपको विजिबल नहीं है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। कह रहा कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं बैठने की अनुमति देता है। ठीक है, कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और कुछ चर्चा करते हुए एक समूह में बैठते हैं, ठीक, ग्रुप में, और कुछ चुपचाप बैठ करके अपने आप पढ़ते हैं। तो एक अभिभावक को पसंद नहीं आता है। इस स्थिति को निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा, बताइए। कौन सा तरीका इसमें क्या होगा, सबसे बेहतर होगा। ठीक, आइए ऑप्शन देख लीजिए। इन सभी तरीकों से निपटने के लिए कौन सा सबसे बेहतर होगा, एक। ठीक है, चलिए बताइए। ये पार्ट कह रहा है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों को अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को, या फिर बी कह रहा है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावक को उसके विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो ना ही ये है और ना ही ये है। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभिभावक को जो है शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। यही हमारा क्या आ जाएगा, सबसे सटीक आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा। 2011 का मैं सोचा पेपर आप लोगों को फिर से एक बार करा दूं। ठीक है, चलिए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह क्या है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी। पर जब बच्चा क्या करने लगता है, तर्क करने लगता है, तो यह कौन सी अवस्था होती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, यह अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक, क्या होती है, मूर्त संक्रियात्मक। संवेदी, इसको किसने बताया था, यह जो अवस्था हमारी होती है कब से कब होती है, 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, संवेदी प्रेरक गामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, और मूर्त क्या होती है, 7 से 11 वर्ष होती है। और औपचारिक कब से कब होती है, बताइए। 11 से प्लस वाले जो होते हैं वे होते हैं। ठीक, ये सभी जो हमें बताए थे 4 अवस्थाओं जो है, ये किसने बताए थे, तो पियाजी साहब ने बताए थे। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मन का मानचित्रण संबंधित है। जो मन का जो मानचित्रण होता है यह किससे संबंधित है। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से है, मन का चित्र बनाने से है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसाधन से है, या बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से है। बताइए इसका राइट आंसर 4 का।
फटाफट बताइए, फोर्थ का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसाधन से, ठीक है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसाधन से, ठीक है। मन का मानचित्रण, जब आप मन में मैपिंग करते हैं या मानचित्र बनाते हैं तो यह किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता और आपके अनुसंधान से संबंधित है, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे आप। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, ठीक। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसमें क्या होता है, महंगी और चमकदार, और कभी भी बच्चे को महंगी और चमकदार वस्तुओं का प्रयोग करने से मना करना चाहिए। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा बताइए? तो इसमें क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे की जितनी क्षमता है उसी के अनुरूप जो हमेशा क्या, उसकी शिक्षण पद्धति का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आप लोग देखे होंगे 2022 वाला 2022 या 2022 में जो यूपी टेट का हुआ था, उसमें जो पूरा 2017 का क्या हुआ था, 2017 का रिपीट हो गया था, पूरा का पूरा सेम टू सेम जो 2017 का PYQ करके गया होगा, वो कम से कम 140 145 क्वेश्चन करके आया था, और इतने नंबर आए हैं लोगों को, ठीक है, मेरे जानने वाले हैं। तो इसलिए मैं PYQ पे इसीलिए फोकस करता हूँ कि कब क्या रिपीट हो जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम पेपर उठा के दे देगा, ठीक। अब तो एक ही पेपर, एक ही सेट बनेगा सबके लिए जो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है 6। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मक का पोषण करता है? मतलब जो विद्यार्थी हैं उनके क्या करता है, शिक्षण का क्या करता है, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का क्या करता है, पोषण करता है। उनके अंदर जो सृजन, क्रिएटिविटी नामक चीज़ होती है, उसका पोषण कैसे होता है? ए पार्ट कर रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थियों को अंतर्जात या प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, क्या ए करता है? तो अवसर मैंने कितनी बार होता है, जहाँ भी अवसर की बात करता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, और करा डी पार्ट करा अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो हमारा अवसर सबसे, इन चारों में से सबसे सटीक आंसर हमारा ए पार्ट है, ठीक है। सबसे सटीक क्या है, ए पार्ट है। तो जितने लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। सपोर्ट और प्यार जिस तरह से आप बनाएं इसी तरह से बनाए रखिएगा। कोशिश करूँगा कि क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहें, ठीक। चलिए बताइए, जो पियाजे साहब थे, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? मतलब तर्क के अनुसार क्या करता है, चिंतन करता है अमूर्त संकल्पनाओं का। तो यह कौन सी अवस्था होती है बताइए? तो सारी चीज़ें लिखी गई, 4 अवस्थाओं को बताए थे इन्होंने। 4th अवस्था को इन्होंने क्या किया था, बताया था। पहली अवस्था कौन सी, संवेदी गामक अवस्था थी। दूसरी क्या थी, पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी क्या थी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। तो 7th का राइट आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जब 12+ हो जाता है तब वो क्या करने लगता है, अमूर्त। मतलब अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमारे सामने ना हो, प्रत्यक्ष ना हो, अप्रत्यक्ष रूप से जो रहती हैं उनके बारे में हम सोचने लगते हैं, ठीक। जैसे आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं किसी चीज़ के, कि मैं आगे चल के ऐसा करूँगा, ठीक है, मैं IPS बनूँगा या फिर मैं UPSC क्वालिफाई करूँगा, ठीक। आप क्या करते हैं, अमूर्त, बिना आपके सामने वो चीज़ है नहीं, आप उसकी क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, संकल्पना आपके अंदर आ रही। ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सोच हमारे अंदर तब आने लग, ऐसा चिंतन तब हमारे अंदर आने लगता है जब हम 12 से प्लस हो जाते हैं, ठीक। हमारी ये क्या हो जाती है, औपचारिक संक्रियात्मक से अवस्था में जब हम चले जाते हैं तब एक घटना हमारे अंदर होने लगती है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएंगे? क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए कौन सा, मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, हाँ बताइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना क्या होता है, हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, कैसे हो सकता है बताइए? कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, या फिर कक्षा की जो है अवधि, मतलब आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करके क्या करे, सीखे
यह हमारा क्या आ जाएगा, सबसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों के जो है वो उदाहरण के माध्यम से सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से क्या करे, इंटरकनेक्ट हो सके। ठीक है, अंतःक्रिया करे। और नीचे और है ना, थोड़ा सा और देख लीजिए क्या है नीचे, और इस ठीक जिस क्या उस प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है। तो डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 9th, क्वेश्चन नंबर 9th बताइए। क्वेश्चन नंबर 9th क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन और सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाती है, बताइए। किसको जो है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाती, इसको बता दीजिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, सीखना क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना क्या है, लक्ष्यों उन्मुखी होता है। बिना लक्ष्य के आप किसी चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। लक्ष्य रहेगा तभी आप उस चीज़ को सीखेंगे। लक्ष्य जैसे आपको क्या है, सीटेट का एग्जाम देना है, सीटेट का एग्जाम, तो आपका लक्ष्य क्या है, मुझको इसको क्वालिफाई करना है। आप तभी उन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, अनअधिगम भी सीखने की क्या है, एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य बात है। अनअधिगम भी सीखने की एक क्या है, प्रक्रिया ही है। ठीक है, और शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र हैं जहां अधिगम प्राप्त होता है। कुछ एक गलत बात है, शैक्षिक संस्थान पर भी आप बचपन से ही अपने घर परिवार में भी सीखते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा था, निगेटिव पूछा था, तो निगेटिव का आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये सभी गलत हो जाएंगे, राइट हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए। आप लोगों के सामने रहा क्वेश्चन नंबर 10th, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अगर आप 5वीं कक्षा का कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए, या फिर बी पार्ट के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध। ये सबसे राइट आंसर है। ठीक है, आप पढ़ेंगे आपको यही पता चल गया कि बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, और ऑप्शन जो के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर से कार्य करने की छूट देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, उसके साथ जो सामान्य व्यवहार करना चाहिए और उसे श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11th पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11th देखिए आप लोगों के सामने क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, इसको बताइए। कौन जो है इसके साथ संबद्ध नहीं है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, यही क्या हो जाएगा, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 12th। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से क्या किया जाता है, सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, बताइए। सबसे बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, बताइए। कहाँ कर सकते हैं, विद्यालय एवं कहाँ, विद्यालय एवं, बताइए, विद्यालय एवं कहाँ पे, कक्षा पर्यावरण में, सभागार में, घर पे, खेल या मैदान में, बताइए। 12th का बताइए, 12th का राइट आंसर, 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में ही बच्चे को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएंगे आप, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 13वां देखिए क्या कह रहा कि को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको जो है अभिप्रेरित शिक्षण, अभिप्रेरित का मतलब प्रेरणा जहाँ से मिलती है हमको, क्या मोटिवेशन जहाँ से मिलता है। तो शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना सबसे क्या अभिप्रेरित शिक्षण का क्या होता है, संकेत होता है। विद्यार्थी अगर कक्षा में खड़ा होकर क्वेश्चन पूछ रहा है तो विद्यार्थी द्वारा यह प्रश्न पूछना ही हमारा क्या अभिप्रेरित शिक्षण का एक क्या संकेतक है। कक्षा में एकदम खामोशी गलत है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आ जाइए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है, बताइए। कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है, वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखते हैं, ये तो बुद्धिमान बच्चे का तरीका है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, वह जो अमूर्त सोचते ये भी है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेते हैं ये भी है। ठीक है, वह जो लंबे
निबंधों को बहुत जल्दी रटने की प्रक्रिया हमेशा क्या होती है, गलत होती है। तो इसका राइट आंसर हमसे क्या पूछा, कौन सा लक्षण नहीं है, तो ये सभी हमारे गलत हो जाएंगे। राइट हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट। ठीक, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। मतलब दुनिया के बारे में क्या करते हैं, सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है, तो पियाजे साहब को जाता है। ठीक, तो आज हम यहीं तक रहने दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटी क्लास है। ठीक, तो अगली क्लास जो होगी पूरी 50 नंबर 30 क्वेश्चन हम लोग उसमें करेंगे। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन आज कर लीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।